मुगल काल। आज का टॉपिक है उत्तर मुगल काल से। औरंगजेब के बाद के काल को उत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। इस काल में कोई भी शासक योग्य नहीं था। उत्तर मुगल कालीन सम्राट पहला था बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम का शासन कार्यकाल 1707 ईस्वी से लेकर 1712 ईस्वी तक था। उसके बाद बना जहांदार शाह। जहांदार शाह का शासनकाल 1712 से 1713 ईस्वी तक रहा। उसके बाद फर्रुखसियर बना। फर्रुखसियर का कार्यकाल 1713 ईस्वी से 1719 ईस्वी तक रहा। उसके बाद बोला रफ़ी उद दरजात फरवरी से जून 1719 तक। रफ़ी उद दौला इसका शासनकाल जून से सितंबर तक रहा 1719। उसके बाद बना मोहम्मद शाह 1719 से 1748 1719 ईस्वी से लेकर 1748 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। उसके बाद बना अहमद शाह बहादुर इसका शासनकाल 1748 से 1754 ईस्वी तक रहा। 1748 से 1754 ईस्वी तक रहा। आलमगीर द्वितीय का कार्यकाल 1754 से 1758 ईस्वी। शाहजहां तृतीय का 1758 से 1759। शाह आलम द्वितीय इसका कार्यकाल 1759 से 1806 तक। अकबर द्वितीय का कार्यकाल 1806 से 1837। बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर इसका शासनकाल 1837 से 1857। यह अंतिम शासक था मुगल सम्राट का। बहादुर शाह इसका कार्यकाल 1707 से 1712 ईस्वी तक रहा। इसे शाह बेखबर के नाम से जाना जाता था। इसे किस नाम से जाना जाता था? शाह बेखबर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसे अपने राज्य के कुल क्षेत्रफल के बारे में भी जानकारी नहीं थी। इसका नाम मुअज्जम था। इसका नाम क्या था? मुअज्जम था। यह जिस वर्ष शासक बना उस वर्ष से इसकी आयु 63 वर्ष थी, अतः यह सबसे अधिक उम्र में शासक बना था। यह अंतिम मुगल शासक था जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है। बहादुर शाह ने सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह के साथ मेल मिलाप के संबंध स्थापित किए एवं उन्हें संतुष्ट करने के लिए गुरु के सम्मान में उच्च मनसब प्रदान किया। इन्हें राजा जयसिंह को सवाई राजा का उपाधि से सम्मानित किया गया था। इसने राजा जयसिंह को सवाई राजा का उपाधि से सम्मानित किया था। 1712 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद बना जहांदार शाह। इसका शासनकाल 1712 ईस्वी से 1713 ईस्वी तक रहा। इसे लंपट मूर्ख कहा जाता था क्योंकि यह अत्यधिक दान देता था। इसने आमेर के राजा जयसिंह को मिर्जा राजा सवाई जयसिंह की पदवी दी तथा मालवा का सूबेदार बनाया। जहांदार शाह ने वित्तीय व्यवस्था में सुधार के लिए राजस्व वसूली का कार्य ठेके पर देने की नई व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया, जिसे इजारा व्यवस्था कहते हैं। यह कौन सी व्यवस्था चलाया था? इजारा व्यवस्था। यह सैयद बंधु के सहायता से शासक बना था। सैयद बंधु सैयद हसन अली खान और सैयद अब्दुल्लाह नामक दो भाई थे। सैयद बंधु को नृप राजा निर्माता कहा जाता है। सैयद बंधु को क्या कहा जाता है? नृप या राजा निर्माता कहा जाता है। उसके बाद बना फर्रुखसियर का शासनकाल 1713 ईस्वी से लेकर 1719 ईस्वी तक रहा। इसने सैयद बंधुओं की सहायता से जहांदार शाह की हत्या कर दी। इसे घृणित कायर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? घृणित कायर कहा जाता है, क्योंकि इसने शासक बनने के लिए जहांदार शाह की हत्या कर दिया था। फर्रुखसियर के शासनकाल में सैयद बंधु अब्दुल्लाह खान को वजीर तथा हुसैन अली को मीर बख्शी के पद पर नियुक्त किया गया। फर्रुखसियर के शासनकाल में सैयद बंधु अब्दुल्लाह खान को वजीर तथा हुसैन अली को मीर बख्शी के पद पर नियुक्त किया गया। फर्रुखसियर पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक पटना बिहार में 1713 ईस्वी में हुआ था। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर को चेचक हो गया था, जो ठीक नहीं हो पा रहा था। एक अंग्रेज डॉक्टर हैमिल्टन ने उसका इलाज किया, जिससे कि वह ठीक हो गया। अतः वह खुश होकर अंग्रेजों को बंगाल के हित में 3000 प्रति वर्ष कर लेकर व्यापार करने की छूट दिया। इसे इतिहास में अंग्रेज शासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अंग्रेजी शासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है।
मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है बहुत बड़ा धोखा पत्र, जिससे कि पूरी स्थिति बदल जाए। 1717 ईस्वी में इसने मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ से एक संधि किया और छत्रपति के पद को मराठा राज्य मान्यता दिया। इस संधि को मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस संधि को क्या कहा जाता है? मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा। फर्रुखसर की हत्या के बाद सैयद बंधुओं ने रफ़ी उद दर्जात 1719 को गद्दी पर बैठाया, जिसकी जल्द ही बीमारी के कारण मृत्यु हो गया। रफ़ी उद दर्जात की मृत्यु के बाद सैयद बंधुओं ने रफ़ी उद दौला 1719 को गद्दी पर बैठाया। वह अफीम का आदी था। वह किसका आदी था? अफीम का आदी था। इसकी भी जल्द ही मृत्यु हो गई। उसके बाद बना मोहम्मद शाह। इसे रंगीला बादशाह कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? रंगीला बादशाह, क्योंकि इसे नाच गाना अत्यधिक पसंद था। इसका मूल नाम रोशन अख्तर था। इसका मूल नाम क्या था? रोशन अख्तर। इसके समय मुगल साम्राज्य का बिखराव तेजी से प्रारंभ हो गया और इसी क्रम में मुर्शिद कुली खान ने स्वतंत्र बंगाल, शहादत खान ने स्वतंत्र अवध, निजामुल मुल्क ने स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना कर दिया। इसके शासनकाल में स्वतंत्र बंगाल कुली खान ने और शहादत खान ने स्वतंत्र अवध और निजामुल मुल्क ने हैदराबाद की स्थापना कर दिया। 1737 ईस्वी में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने मात्र 500 घुड़सवार लेकर दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और मोहम्मद शाह से अत्यधिक धन ले लिया और उससे यह वचन दिया कि विदेशी आक्रमण के समय वह उसकी मदद करेगा। 1789 ईस्वी में ईरान तथा एशिया का नेपोलियन नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। इसे दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए शहादत खान ने प्रेरित किया था। नादिर शाह कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन को अपने साथ लेकर चला गया। इस प्रकार मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। 1748 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। उसके बाद बना अहमद शाह। इसके समय पहली बार अफगान सेनापति अहमद शाह अब्दाली 1748 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण किया। इसके समय मुगल अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर हो गई कि अपने सैनिकों तथा अधिकारियों को वेतन देने के लिए मुगल दरबार के सामानों की बिक्री करना पड़ा। इसके समय सैनिक ने विद्रोह कर दिया और इसे अंधा बनाकर जेल में डाल दिया। उसके बाद बना आलमगीर द्वितीय का शासनकाल 1754 से 1759 ईस्वी तक रहा। इसके समय 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। इसके समय में प्लासी का युद्ध हुआ था। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों को भारत में शासन करने का एक सुनहरा मौका मिल गया। 1758 को दमाद मुल्क ने आलमगीर द्वितीय की हत्या करवा दी तथा बहादुर शाह प्रथम के पौत्र शाहजहां तृतीय 1758 से 1759 को सिंहासन पर बैठा दिया। उसके बाद बना शाह आलम द्वितीय। इसका कार्यकाल 1759 ईस्वी से लेकर 1817 ईस्वी तक रहा। उत्तर मुगल काल में इसका कार्यकाल सबसे लंबा था। उत्तर मुगल काल में शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल सबसे लंबा था। इसके समय 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। इस युद्ध में अफगान सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पूरी तरह पराजित कर दिया। इसी के समय 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। हेक्टर मुनरो ने शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व में बनी त्रिगुट सेना को पराजित कर दिया। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के तहत शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी राजस्व कर सौंप दी। इस प्रकार बंगाल के क्षेत्र में द्वैत शासन प्रारंभ हो गया। इलाहाबाद के संधि के तहत शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना दिया गया और अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय को अपने संरक्षण में ले लिया। उसके बाद बना अकबर द्वितीय। इसका शासनकाल 1817 ईस्वी से लेकर 1837 ईस्वी तक रहा। यह अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाला पहला मुगल शासक था। यह भी अंग्रेजों का पेंशन भोगी था। अंग्रेजों ने इसके पेंशन को कम कर दिया, अतः इसने अपने पेंशन को बढ़ाने के लिए राम मोहन राय को लंदन भेजा और उन्हें राजा की उपाधि दिया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। अतः वे राजा राम मोहन राय के नाम से मशहूर हो गए। उसके बाद बना बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। यह जफर नाम की पत्रिका लिखता था, जिस कारण इसका नाम बहादुर शाह जफर पड़ा।
जफर नाम की पत्रिका कौन लिखता था? बहादुर शाह जफर। यह भी अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बना। इसने 1857 ईस्वी की क्रांति में भारतीय सैनिकों का नेतृत्व किया। इस क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने इसे हुमायूं के मकबरे के समीप पकड़ लिया और उसके सामने उसके दोनों बेटों की हत्या कर दी और उसे बर्मा की राजधानी रंगून में निर्वासित कर दिया, जहां 1862 ईस्वी में अंतिम मुगल सम्राट की मृत्यु हो गई। रंगून में ही बहादुर शाह जफर की मकबरा है। बहादुर शाह जफर अपने जीवन काल में ही दिल्ली में अपना मकबरा बनवाया था, किंतु यह मकबरा खाली रह गया क्योंकि बहादुर शाह को रंगून भेज दिया गया। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। मुगल वंश की शुरुआत बाबर से हुई, किंतु बाबर अधिक समय तक शासन नहीं किया और जितना समय शासन किया वह युद्ध में फंसा रहा, अतः बाबर ने प्रशासनिक क्षेत्र में कोई विशेष कार्य नहीं किया। हुमायूं की शुरुआत का शासन अच्छा था, किंतु शेरशाह ने उसे भारत छोड़ने पर विवश कर दिया और जब हुमायूं लौटा तो कुछ ही दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई, अतः उसने भी प्रशासनिक क्षेत्र में कोई विशेष कार्य नहीं किया। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था की वास्तविक शुरुआत अकबर के समय हुआ। अकबर ने लगभग सभी क्षेत्र में सुधार किया। अकबर ने प्रशासनिक सुधार से पहले सामाजिक सुधार पर जोर दिया और उसने दास प्रथा, जजिया कर, तीर्थयात्रा कर को समाप्त कर दिया। भूमि सुधार के क्षेत्र में अकबर ने टोडरमल के सहयोग से आईने दहसला पद्धति लाया जो 10 वर्षों के लिए थी। अकबर ने सैन्य क्षेत्र में भी एक नई व्यवस्था मनसबदारी व्यवस्था लाया। अकबर ने धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाते हुए शासन किया। अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी बनवाई। अकबर ने राजपूत नीति के तहत राजपूतों को भी राजा स्वीकार किया। अकबर किसी भी व्यक्ति को कोई पद अधिक समय तक नहीं देता था। उसने सर्वाधिक प्रधानमंत्री बदले हैं। अकबर ने किसी भी व्यक्ति को कोई पद अधिक समय तक नहीं देता था। उसने सर्वाधिक प्रधानमंत्री बदले हैं। जहांगीर ने प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार के लिए न्याय व्यवस्था पर अत्यधिक बल दिया और न्याय की एक जंजीर टंगवाई। जहांगीर ने सैन्य क्षेत्र में नई व्यवस्था सिंह अस्पा तथा 2 अस्पा नामक प्रणाली लाया। सिंह अस्पा तथा 2 अस्पा किसने लाया था? जहांगीर ने। जिस सैनिक के पास 2 घोड़े रहते थे उन्हें 2 अस्पा तथा जिसके पास 2 से अधिक घोड़े रहते थे उसे सिंह अस्पा कहा गया है। शाहजहां के समय विद्रोह बहुत अधिक हुआ, जिस कारण वह प्रशासनिक सुधार पर ध्यान नहीं दे सका। औरंगजेब ने धार्मिक कट्टरता की नीति अपनाई तथा उसने पुनः जजिया कर प्रारंभ कर दिया। इसने संगीत तथा चित्रकला पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब ने मुहत्सिब नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की जो यह देखता था कि लोग शरीयत या इस्लाम के अनुसार जी रहे हैं या नहीं। फर्रुखसियर ने मुगलों के पतन का रास्ता खोल दिया क्योंकि इसने मराठाओं एवं अंग्रेजों को मान्यता दे दिया। उत्तर मुगल काल में मोहम्मद शाह ने जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया। शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि के तहत बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दी। इसी के समय मुगल अंग्रेजों के अधीन होने लगा और बहादुर शाह द्वितीय के समय मुगलों के क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। मुगलकालीन स्थापत्य कला, भवन, मकबरा तथा बाग बगीचे के निर्माण की विभिन्न शैलियों को स्थापत्य या वास्तुकला कहते हैं। मुगलों के आने से ही भारत में गुंबज तथा मेहराब बनना प्रारंभ हुआ। मुगल वास्तुकला का प्रारंभ बाबर के समय से ही चालू हो गया था। बाबर को चारबाग शैली का जनक माना जाता है। चारबाग शैली बाबर ने आगरा के आरामबाग में निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया था? आगरा के आरामबाग में निर्माण करवाया था। बाबर ने बाग बगीचे के सिंचाई के लिए नहरों का प्रयोग करता था। बाबर ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। हुमायूं ने दिल्ली में दीनपनाह नामक पुस्तकालय का निर्माण करवाया, जबकि हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाया। इसे लाल ताजमहल के नाम से जाना जाता है। लाल ताजमहल के नाम से किसे जाना जाता है? हुमायूं के मकबरा को। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा
आगरा का लाल किला तथा इलाहाबाद का किला का निर्माण करवाया। जहांगीर के समय नूरजहां ने एतमातुद्दौला का मकबरा बनवाया। रिमार्क, सफ़ेद बेदाग संगमरमर तथा इटली की पिएट्रा डोरा शैली का प्रथम प्रयोग इसी मकबरा में हुआ था। किसमें? एतमातुद्दौला का मकबरा में। रिमार्क है, मुगलकालीन स्थापत्य कला में गोल गुंबद से युक्त भवनों का निर्माण हुआ। गोल गुंबद से युक्त भवनों का निर्माण हुआ था। शाहजहां स्थापत्य कला में अधिक रुचि लेता था। इसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहते हैं। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहते हैं। इसने दिल्ली में जामा मस्जिद तथा लाल किला का निर्माण करवाया। लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। इसने आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया। ताजमहल भारत का सबसे बड़ा मकबरा है। पिएट्रा डोरिस शैली का प्रयोग ताजमहल में भी हुआ है। रिमार्क, आगरा के किला के अंदर स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया, जबकि दिल्ली में लाल किला में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया। औरंगजेब ने औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया, जिसे द्वितीय ताजमहल या ताजमहल का घटिया नकल कहते हैं। बीबी के मकबरा को द्वितीय ताजमहल या ताजमहल का घटिया नकल कहते हैं। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने दिल्ली में अपना मकबरा स्वयं बनवाया था। मुगलकालीन चित्रकला बाबर के समय प्रारंभ हुई थी। बाबर के दरबार में बेहजाद नामक चित्रकार रहते थे, जिन्हें पूर्व का राफेल कहा जाता था। राफेल एक यूरोपीय चित्रकार था जिसने पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। हुमायूं के दरबार में मीर सैयद अली तथा अब्दुल समद नामक चित्रकार रहते थे। अकबर के दरबार में दसवंत तथा बसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार थे। दसवंत सबसे प्रमुख चित्रकार थे, जिसकी सबसे प्रमुख चित्रकारी खानदाने तैगुरिया एवं तूतीनामा थी। दसवंत द्वारा बनाए गए चित्र रजनम्मा नामक पांडुलिपि में मिलते हैं। इस पांडुलिपि को मुगल चित्रकला के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता था। इसके दरबार में बिशन दास मोहर तथा मंसूर नामक चित्रकार रहते थे। जहांगीर के काल में बिशन दास मोहर तथा मंसूर नामक चित्रकार रहते थे। शाहजहां के समय चित्रकला का विकास कम हुआ। इसके समय सर्वाधिक विकास स्थापत्य कला में हुआ। औरंगजेब ने चित्रकला पर यह कहकर प्रतिबंध लगा दिया कि चित्रकला इस्लाम के खिलाफ है। साथ ही उसने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरा से चित्रकला को मिटवा दिया। मुगल काल में आए विदेशी यात्री। रॉल्फ फिंच, यह एक अंग्रेज था जो अकबर के समय आया था। इसी ने अकबर को गुजरात अभियान के समय समुद्र दर्शन करवाया था। उसके बाद है कैप्टन हॉकिंस, यह भी एक अंग्रेज था। 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। इसका उद्देश्य जहांगीर से व्यापारिक छूट प्राप्त करना था, किंतु जहांगीर ने इसे कोई छूट नहीं दिया, किंतु इसकी योग्यता से खुश होकर इसे इंग्लिश खान की उपाधि दिया, अतः इसे इंग्लिश खान कहते हैं। उसके बाद है टॉमस रो, यह भी एक अंग्रेज था। 1615 ईस्वी में जहांगीर के समय आया था। सर्वप्रथम इसी को जहांगीर ने कुछ व्यापारिक छूट दिया था। अब है पिएट्रा डेला वेले, यह इटली का रहने वाला था। ये जहांगीर के समय आया था। जीन बैपिटस्ट ट्रेवेनियर, यह फ्रांस का रहने वाला था और शाहजहां के समय आया था। यह अंग्रेज तथा पेशे से जौहरी सोनार था। वर्नियर यह एक अंग्रेज था जो शाहजहां तथा औरंगजेब दोनों के समय आया था। इसने मुगल काल में उत्तराधिकार के युद्ध को देखा था। उसके बाद है मनुची, यह एक अंग्रेज था जो औरंगजेब के समय आया था। यह पेशे से एक तोप चलाने वाला था, जिसे औरंगजेब ने इसे अपने सेना में भर्ती कर लिया था। मुगल शासकों का मकबरा। बाबर का मकबरा कहाँ है? पहले आगरा में, वर्तमान काबुल में है। पहले कहाँ था? आगरा में और वर्तमान में काबुल में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। जहांगीर का मकबरा लाहौर शहादरा में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा फतेहपुर सीकरी में है। शाहजहां का मकबरा आगरा ताजमहल में है। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में है।
बहादुर शाह जफर का मकबरा रंगून बर्मा में है। शेष मुगल राजाओं का मकबरा दिल्ली में हुमायूं के मकबरा के समीप है। दिल्ली में हुमायूं के मकबरा के समीप है। मुगल शासकों के असली नाम बाबर का असली नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। हुमायूं का असली नाम नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। जहांगीर का असली नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। अकबर का असली नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। शाहजहां का असली नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां। औरंगजेब का आलमगीर औरंगजेब। और बहादुर शाह जफर का मुअज्जम। बहादुर शाह जफर का क्या नाम था असली? मुअज्जम। मोहम्मद शाह का रोशन अख्तर। मुगल कालीन विभाग। वजीर कौन होता था? राजस्व विभाग तथा प्रधानमंत्री का पद वजीर कहलाता था। मीर बख्शी यह सैन्य विभाग था। मीर बहर नौसेना तथा जहाज का अधिकारी होता था। मुहत्सिब कौन होता था? नैतिक आचरण और धार्मिक नीति की देखरेख करने वाला मुहत्सिब होता था। रुद्र उस सुदूर धार्मिक विभाग। काजी उल कुजात न्याय विभाग। मुस्तफ़ा ए मुबालिक लोक लेखा विभाग। दीवाने खालसा भूमि या सरकारी भूमि। मुगलकालीन भूमि के प्रकार। पोज्जल भूमि, यहाँ प्रतिवर्ष खेती होती थी क्योंकि यह सबसे उपजाऊ थी। उसके बाद प्रति भूमि, यह कम उपजाऊ थी, यहाँ 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर फसल उगती थी। प्रति भूमि पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर फसल उगती थी। अब है छच्चर या चाचर भूमि, यहाँ 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर फसल उगती थी। उसके बाद बंजर भूमि, यह सबसे खराब भूमि थी, यहाँ 5 वर्ष या उससे अधिक के समय के अंतराल पर खेती होती थी। मुगलकालीन प्रमुख पुस्तक और लेखक। तुझी के बाबरी का लेखक कौन है? बाबरनामा अब्दुल रहीम खाने खाना। हुमायूंनामा का लेखक गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। अकबरनामा अबू फजल ने लिखा है। तुझू के जहांगीर और मोतबिद खान ने इसको पूरा किया था। उसके बाद है शाहजहांनामा किसने लिखा था? इनायत खान। तबकाते अकबर निज़ामुद्दीन अहमद। इस पुस्तक में दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल काल तक का इतिहास मिलता है। मुगलकालीन फारसी में अनुवादित पुस्तक महाभारत का अनुवाद किसने किया था? बदायूनी और अबू फजल और फैजी ने इसका फारसी में अनुवाद किया था। रामायण का अनुवाद बदायूनी ने किया था। अथर्ववेद बदायूनी और हाजी इब्राहिम। लीलावती का फैजी ने। नल दमयंती का फैजी ने भी। राजतरंगिणी शाह मुहम्मद शाहबादी। उपनिषद दाराशिको गीता दाराशिको। मुगल सल्तनत 1526 से 1857 तक रही। इसे 2 भागों में बांटते हैं। पहला उन्नति का काल जो 1526 से 1707 ईस्वी तक रहा। दूसरा अवनति का काल जो 1707 से 1857 ईस्वी तक रहा। पहला उन्नति का काल 1526 से 1707 ईस्वी तक रहा। दूसरा अवनति का काल जो 1707 से 1857 ईस्वी तक रहा। अब है मराठा साम्राज्य। 18 लेसन जो मिडाइवल हिस्ट्री का अंतिम लेसन है। मुगल साम्राज्य के विघटन के पश्चात कई स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। जिनमें से मराठा साम्राज्य सर्वाधिक शक्तिशाली था। मराठा शब्द का उत्पत्ति राठा शब्द से हुई है। महाराष्ट्र की भक्ति आंदोलन तथा औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति मराठों के उदय का मुख्य कारण बनी। मराठों के पूर्वज राजस्थान के सिसोदिया वंश के सूर्यवंशी राजपूत थे। राजस्थान के सिसोदिया वंश के सूर्यवंशी राजपूत थे। मराठा साम्राज्य की राजभाषा मराठी थी। मराठा साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? मराठी। शिवाजी मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी ने किया था। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को पूना के निकट सिवनेर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता साजी भोसले तथा माता जीजाबाई थी एवं शिवाजी की सौतेली माँ तुकाबाई थी। इनके राजनीतिक गुरु दादाजी कोंडदेव थे तथा इनके धार्मिक गुरु रामदास थे। कौन थे? धार्मिक गुरु समर्थ रामदास थे। शिवाजी के पिता साजी भोसले पहले अहमदनगर के शासक के यहाँ नौकरी पर थे। जब अहमदनगर पर मुगलों का अधिकार हो गया तो साजी भोसले बीजापुर के शासक के यहाँ नौकरी करने लगे और अपनी अपेक्षित पत्नी जीजाबाई तथा पुत्र शिवाजी को पूना की जागीर सौंप दिया। शिवाजी के जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई तथा दादाजी गुरु कोंडदेव का पड़ा।
शिवाजी दक्षिण भारत में मुस्लिम शासन के स्थान पर हिंदू साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। शिवाजी ने रायगढ़ में अपनी राजधानी स्थापित की। शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? रायगढ़ में। शिवाजी को पहाड़ी चूहा के नाम से भी जाना जाता है। शिवाजी को पहाड़ी चूहा के नाम से भी जाना जाता है। शिवाजी ने गुरिल्ला पद्धति या छापामार पद्धति का प्रयोग अपने युद्ध अभियान में किया। इस पद्धति में रुक रुक कर, छिप छिप कर तथा अचानक हमला किया जाता था। शिवाजी ने गुरिल्ला पद्धति को अहमदनगर के शासक मलिक अंबर से सीखा था। शिवाजी ने गुरिल्ला पद्धति को अहमदनगर के शासक मलिक अंबर से सीखा था। शिवाजी ने अपना प्रथम सैन्य अभियान 1643 ईस्वी में बीजापुर के विरुद्ध किया और बीजापुर के सेनापति अफजल खान की हत्या कर दी। शिवाजी ने अपना प्रथम सैन्य अभियान 1643 ईस्वी में बीजापुर के विरुद्ध किया और बीजापुर के सेनापति अफजल खान की हत्या कर दी। शिवाजी ने पन्हाला, कोल्हापुर व पुरंदर का किला भी जीत लिया। 1657 ईस्वी में शिवाजी की मुलाकात औरंगजेब से हुई। शिवाजी औरंगजेब से संधि करना चाहते थे, किंतु औरंगजेब ने स्वीकार नहीं किया। औरंगजेब ने शिवाजी को पराजित करने के लिए कई अभियान किए। शिवाजी ने औरंगजेब के मामा शाइस्ता खान को पराजित कर दिया। 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत को पहली बार लूटा। रिमार्क: सूरत मुगलों के समय बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र था। सूरत को जब शिवाजी ने लूटा तो औरंगजेब शिवाजी के विरुद्ध एक बड़ा अभियान भेजा। इस अभियान का नेतृत्व राजा जयसिंह कर रहे थे। इस अभियान में शिवाजी पराजित हो गए। शिवाजी तथा जयसिंह के बीच 5 जून 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी को जीते गए 35 किलों में से 23 किला मुगलों को लौटाना पड़ा। इस संधि के तहत शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को औरंगजेब की सेवा में भेजा और खुद अगले वर्ष 1666 ईस्वी में औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचे, किंतु औरंगजेब ने धोखा से शिवाजी को जयपुर महल आगरा में कैद कर लिया। शिवाजी बहुत जल्द भेष बदलकर 1666 ईस्वी में फलों की टोकरी में बैठकर जयपुर महल से भाग गए। 1670 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत को दोबारा लूटा। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ के किला में अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण किया। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ के किला में अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण किया। शिवाजी का राज्याभिषेक गंगा भट्ट विशेश्वर नामक पंडित ने करवाया। गंगा भट्ट मूल रूप से काशी बनारस के रहने वाले थे। औरंगजेब कभी भी शिवाजी को पराजित नहीं कर सका। अंत में 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगा दिया। जजिया कर का विरुद्ध करने वाला एकमात्र शासक शिवाजी थे। विवश होकर औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दिया। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कर्नाटक के विरुद्ध 1677 ईस्वी में था। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कर्नाटक के विरुद्ध 1677 ईस्वी में था। प्रशासन में शिवाजी की सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की परिषद होती थी, जिसे अष्टप्रधान कहा गया है, अष्टप्रधान कहा जाता था। 12 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी और दूसरा, ये पहली पत्नी के पुत्र थे संभाजी और दूसरी पत्नी संभाजी के बेटे साहू जी और दूसरी पत्नी के पुत्र राजाराम का पुत्र शिवाजी द्वितीय, संभाजी। इनका कार्यकाल 1680 से 1689 ईस्वी तक रहा। शिवाजी के मृत्यु के बाद संभाजी, जो पन्हाला के किला में कैद थे, वे वहां से भागकर मराठा साम्राज्य के छत्रपति बने। 1686 ईस्वी में संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को शरण दिए, जिस कारण औरंगजेब ने संभाजी को यातना देकर मार दिया और उनके पुत्र साहू जी को भी बंदी बना लिया। अब है राजाराम का कार्यकाल 1689 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक रहा। संभाजी के बाद राजाराम शासक बना। राजाराम ने एक नए पद प्रतिनिधि का सृजन किया। इस प्रकार शिवाजी के अष्टप्रधान में प्रतिनिधि सहित अब 9 मंत्री हो गए। 1700 ईस्वी में राजाराम की मृत्यु हो गई। शिवाजी द्वितीय तथा ताराबाई, इनका कार्यकाल 1700 से 1707 ईस्वी तक रहा। राजाराम की पत्नी ताराबाई ने अपने अल्पायु पुत्र शिवाजी द्वितीय को शासक बना दिया और खुद उसकी अंगरक्षक बन गई। साहू जी को मुगल दरबार में कैद थे। संभाजी का पुत्र कौन था? साहू जी, जो मुगल दरबार में कैद थे, और बहादुर शाह ने मराठा शक्ति को कमजोर करने के लिए साहू जी को जेल में ही छोड़ दिया।
12 अक्टूबर 1707 को 12 अक्टूबर 1707 ईस्वी को साहू और ताराबाई के मध्य खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें साहू जी बालाजी विश्वनाथ की मदद से विजयी हुआ। अब है साहू जी का कार्यकाल 1707 ईस्वी से 1749 ईस्वी तक रहा। साहू जी ने शिवाजी द्वितीय को पराजित करके छत्रपति शासक बन गया। खेड़ा के युद्ध के बाद मराठा राज्य दो भागों में बंट गया। उत्तर में सतारा राज्य जो साहू के अधीन था तथा दक्षिण में कोल्हापुर राज्य जो शिवाजी द्वितीय ताराबाई के पुत्र के अधीन था। साहू जी ने 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा के पद पर नियुक्त किया। इस नियुक्ति के साथ ही पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। 1749 ईस्वी में साहू जी की मृत्यु हो गई। इनके मृत्यु के बाद मराठा प्रशासन की सारी शक्तियां पेशवा के हाथ में आ गई। पेशवा का काल कब से कब तक था? 1713 से 1818 ईस्वी तक पेशवा वंशानुगत था। इसका निवास पुणे था। बालाजी विश्वनाथ, इनका कार्यकाल 1713 ईस्वी से 1720 ईस्वी तक रहा। इन्हें पेशवा साहू जी ने बनाया। इन्हीं के सहयोग से साहू जी छत्रपति बने थे। साहू जी ने इन्हें अपना प्रतिनिधि बनाकर मुगल शासक फर्रुखसियर के दरबार में भेजा। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने छत्रपति के पद को मान्यता दे दिया। इस संधि को मराठा शासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फर्रुखसियर ने छत्रपति के पद को मान्यता दे दिया। इस संधि को मराठा शासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1720 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई। उसके बाद कौन बना? बाजीराव प्रथम, इनका कार्यकाल 1720 से 1740 ईस्वी तक रहा। यह बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? बालाजी विश्वनाथ के। इन्हें लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता है। शिवाजी के बाद गुरिल्ला पद्धति का सर्वाधिक प्रयोग बाजीराव प्रथम ने किया। बाजीराव प्रथम ने 1728 ईस्वी में हैदराबाद के शासक निजामुल मुल्क को हराकर उनसे मुंशी सिंहगाम की संधि किया। बाजीराव प्रथम ने 1728 ईस्वी में हैदराबाद के शासक निजामुल मुल्क को हराकर उनसे मुंशी सिंहगाम की संधि किया। बाजीराव प्रथम ने छत्रपति साहू को संबोधित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के जड़ों पर वार करें, सखाएं तो स्वयं गिर पड़ेंगे। इस पर साहू जी ने यह प्रतिक्रिया दिया कि आप निस्संदेह ही एक योग्य पिता के एक योग्य पुत्र हैं। आपके प्रयासों से मराठा साम्राज्य का पताका कटक से अटक तक लहराए जाएंगे। बाजीराव प्रथम ने 1737 ईस्वी में मात्र 500 घुड़सवार लेकर मुगल शासक मोहम्मद शाह पर आक्रमण कर दिया और दिल्ली को पूरी तरह लूटा और मोहम्मद शाह से एक संधि की, जिसके तहत 5 लाख प्रति वर्ष लेकर विदेशी आक्रमण के समय सैन्य मदद देने का वचन दिया। 1739 ईस्वी में ईरान तथा एशिया का नेपोलियन कहे जाने वाला नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, किंतु बाजीराव ने कोई मदद नहीं दिया। बाजीराव ने पुर्तगालियों से सालसेट तथा बसीन महल छीन लिया। बाजीराव हिंदू पदशाही की स्थापना करने चाहते थे। बाजीराव का संबंध मस्तानी नामक एक मुस्लिम महिला से था। साहू जी बाजीराव प्रथम के समय ही पूरे मराठा साम्राज्य को 5 परिसंघ में बांटा था। साहू जी ने बाजीराव प्रथम के समय ही पूरे मराठा साम्राज्य को 5 परिसंघ में बांटा था। बड़ौदा में कौन थे? गायकवाड़। बड़ौदा में गायकवाड़ प्रशासक, पूना में पेशवा, नागपुर में भोंसले, इंदौर में होलकर, ग्वालियर में सिंधिया, इंदौर में होलकर, नागपुर में भोंसले, पूना में पेशवा, बड़ौदा में गायकवाड़। बालाजी बाजीराव, इनका कार्यकाल 1740 से 1761 ईस्वी तक रहा। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। इनके समय मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। यही कारण है कि बालाजी बाजीराव को शिवाजी के बाद मराठा का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। 1749 ईस्वी में छत्रपति साहू जी की मृत्यु हो गई और संगोली की संधि के तहत छत्रपति के पद को समाप्त कर दिया गया और मराठा साम्राज्य पूरी तरह पेशवा के अधीन हो गया। छत्रपति के पद को किस संधि के तहत समाप्त किया गया था? संगोली की संधि के तहत। 1752 ईस्वी में झलकी की संधि के द्वारा हैदराबाद के निजाम ने मराठों की अधीनता स्वीकार कर लिया। 14 जनवरी 1761 को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अफगान सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने मराठों के साथ पानीपत का तृतीय युद्ध किया। इस युद्ध में मराठा बुरी तरह पराजित हो गए।
इस युद्ध में मराठों की तरफ से वास्तविक सेनापति सदाशिवराव भाऊ थे, जबकि नाम मात्र का सेनापति विश्वासराव भाऊ थे। मराठों की पराजय की खबर सुनकर पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई। इतिहासकार सिडनी ओवन ने कहा है कि पानीपत का तृतीय युद्ध यह सिद्ध नहीं कर सका कि भारत में किसका शासन होगा, लेकिन यह जरूर सिद्ध कर दिया कि भारत में अब किसका शासन नहीं होगा। अब है माधव नारायण राव। इनका कार्यकाल 1761 से 1772 ईस्वी तक रहा। इसके समय मराठा साम्राज्य की खोई हुई शक्तियाँ दोबारा मिलने लगी। यह एक योग्य पेशवा था। इसने मुगल शासक के शाह आलम द्वितीय को दोबारा मुगल गद्दी पर बैठाया, जो कि अहमद शाह अब्दाली के डर से दिल्ली छोड़कर भाग गया था। किंतु इसी वर्ष माधव नारायण की मृत्यु हो गई। अब उनके बाद पेशवा कौन बना? नारायण राव। इसका कार्यकाल बहुत छोटा था। इनका चाचा रघुनाथ ने इनकी हत्या कर दी। नारायण राव के चाचा ने इसकी हत्या कर दी। अब पेशवा बनते हैं माधवराव द्वितीय। माधवराव द्वितीय का शासनकाल 1773 ईस्वी से 1795 ईस्वी तक रहा। यह अल्पायु था, अतः इसे सहायता देने के लिए बारभाई परिषद का गठन किया गया। इस परिषद में 12 मंत्रियों का एक समूह था। इसमें सबसे प्रमुख नाना फडणवीस तथा महादजी सिंधिया थे। रघुनाथ राव रघुवा ने खुद पेशवा बनने के लिए अंग्रेजों के साथ 1775 ईस्वी में सूरत की संधि कर ली और अंग्रेजों को उपहार में बेसिन तथा सालसेट दे दिया। किंतु बाद में अंग्रेज अपने वादे से मुकर गए। अंग्रेजों तथा मराठों के बीच यही तनाव आंग्ल मराठा युद्ध का रूप ले लिया और 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध यह 1775 से 1782 तक हुआ। यह युद्ध महादजी सिंधिया के अध्यक्षता में सालबाई की संधि के तहत समाप्त हुआ। किस संधि के? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई संधि के तहत समाप्त हुआ। इस संधि के तहत अंग्रेजों ने बारभाई परिषद को मान्यता दिया तथा माधव नारायण द्वितीय को पेशवा स्वीकार किया। इस युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में कौन बंगाल के गवर्नर था? वारेन हेस्टिंग्स। 1795 ईस्वी में महादजी सिंधिया तथा माधव नारायण द्वितीय की मृत्यु हो गई और अगला पेशवा बाजीराव द्वितीय बना। बाजीराव द्वितीय का शासनकाल 1795 से 1818 ईस्वी तक रहा। यह अंतिम पेशवा था। इसके समय द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। इस पेशवा ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध यह 1803 से 1806 ईस्वी तक हुआ। यह युद्ध बेसिन के संधि के तहत समाप्त हुआ। इस संधि के तहत पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। यह युद्ध बेसिन के संधि के तहत समाप्त हुआ। इस युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली थे। इस संधि को भोंसले, होलकर तथा सिंधियों ने स्वीकार नहीं किया और यह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बना। अंग्रेजों ने भोंसले के साथ 1803 ईस्वी में देवगांव की संधि की और 1803 ईस्वी में सिंधियों ने सुरजी अर्जन गांव की संधि की तथा 1805 ईस्वी में होलकर ने राजपुर घाट की संधि किया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध यह 1817 से 1818 ईस्वी तक चला। यह युद्ध पुणे की संधि के तहत समाप्त हुआ और इस युद्ध के समाप्ति के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने पेंशन भोगी बना दिया गया। इस युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। अंग्रेजों ने अंतिम रूप से पेशवा को किरकी के युद्ध में पराजित कर उसे पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर में भेज दिया। कहाँ भेज दिया? बिठूर में भेज दिया। इसी पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र गोद लिया हुआ नाना साहब था। बाजीराव द्वितीय के बाद इसे भी पेंशन दिया जा रहा था, किंतु लॉर्ड डलहौजी ने उनका पेंशन बंद कर दिया। यही कारण था कि नाना साहब 1857 के विद्रोह में भाग लिए थे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद हुई संधियाँ। पूना पेशवा का प्रशासक था और पूना की संधि के तहत समाप्त हुआ। नागपुर भोंसले का प्रशासक कौन था? भोंसले। नागपुर की संधि, इंदौर होलकर, मंदसौर की संधि, ग्वालियर सिंधिया, ग्वालियर की संधि। बड़ौदा का गायकवाड़ के साथ कोई संधि नहीं की गई क्योंकि यह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में शामिल नहीं था। इसने स्वतः ही अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। 1818 आते आते मराठा शक्ति समाप्त हो गई और मराठा क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। पिंडारी हिंदू मुस्लिम का संयुक्त संगठन था। इनमें सांप्रदायिक एकता थी। इनके प्रमुख नेता वासिल महमूद, करीम खान और चीतू थे। इनके प्रमुख नेता कौन थे?
वासिल मोहम्मद करीम खां चीतू। यह मराठा की छोटी टुकड़ी थी। यह जंगलों में रहती थी तथा छापामार युद्ध, गोरिल्ला युद्ध करके अंग्रेजों से लड़ती थी। मेलक्रम ग्रे नामक इतिहासकार ने पिंडारियों को मराठों का कुत्ता कहा। मेलकम ग्रे नामक इतिहासकार ने पिंडारियों को मराठों का कुत्ता कहा। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का अंत कर दिया। मराठा सैन्य व्यवस्था। मराठों का मुगलों से संघर्ष शाहजहां के काल से प्रारंभ हो गया था। मराठों के पास 250 किला था, जिसमें से 23 किला को शिवाजी ने पुरंदर के संधि के तहत मुगलों को दे दिया। शिवाजी ने पुर्तगालियों से लगभग 200 तोप खरीदे थे। शिवाजी ने कर्नाटक के कोलावा में नौसेना का गठन किया था। मराठा सैनिकों को धार्मिक स्थल, बच्चे, महिला तथा आम नागरिकों पर आक्रमण करने पर निषेध था। शिवाजी के घुड़सवार को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला बरगीर, यह अस्थायी घुड़सवार थे और नियमित रूप से सेना में रहते थे। दूसरा था सिलहदार, यह अस्थायी घुड़सवार थे, यह युद्ध के समय सेना में रहते थे। उसके बाद पैदल सैनिक क्या कहलाता था? पागा। मराठा प्रशासन व्यवस्था। मराठा प्रशासन की शुरुआत शिवाजी ने की। उन्होंने प्रशासन के लिए 8 मंत्रियों की नियुक्ति किया, जिन्हें संयुक्त रूप से अष्टप्रधान कहा जाता था। मराठा प्रशासन में सबसे बड़ा पद छत्रपति का था। उसके बाद पेशवा का पद था, अष्टप्रधान। शिवाजी की सहायता और परामर्श हेतु 8 मंत्रियों की परिषद को ही अष्टप्रधान कहा गया। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होते थे। इनके पद अनुवांशिक नहीं होते थे। इनकी नियुक्ति के अधिकार शिवाजी के पास था। पेशवा प्रधानमंत्री होते थे। यह छत्रपति के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद था। इसका कार्य छत्रपति की अनुपस्थिति में प्रशासन की देखरेख करना था। दूसरा था मजूमदार या आमत्य। यह वित्त मंत्री का पद था, जो राजस्व का लेखा जोखा रखता था। सर-ए-नौबत, यह सेनापति का प्रमुख होता था। सुमंत, यह विदेश मंत्री का पद था। इसका कार्य विदेशी राज्यों से तालमेल बनाना था। पांचवा था वाक्यानीश, यह सूचना, गुप्तचर एवं संधि करने वाला मंत्री था। छठा था चिटनीस, इसका कार्य पत्राचार व्यवस्था को देखना था। चिटनीस का कार्य क्या था? पत्राचार व्यवस्था की देखरेख। उसके बाद पंडित राव, इसका कार्य धार्मिक मामलों की देखरेख करना था। 8वां था न्यायाधीश, इसका कार्य न्याय व्यवस्था की देखरेख करना था। नोट: संभाजी के समय ही अष्टप्रधान का विघटन हो गया। मराठा राजस्व व्यवस्था। मराठा की कोई व्यवस्थित राजस्व व्यवस्था नहीं थी। शिवाजी का राजस्व व्यवस्था मलिक अंबर के राजस्व व्यवस्था से ली गई थी। शिवाजी के समय राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत कृषि कर था, जो भूमि कर। शिवाजी ने भूमि कर को 33% से बढ़ाकर 40% कर दिया था। शिवाजी के समय सबसे महत्वपूर्ण कर चौथ या सरदेशमुखी था। चौथ क्या था? यह कर शिवाजी अपने पड़ोसी देश से लेते थे। यह कुल कृषि का 1/4 भाग था। यह कर शिवाजी अपने पड़ोसी देश से लेते थे। यह कुल कृषि का 1/4 भाग होता था। उसके बाद था सरदेशमुखी क्या था? शिवाजी यह कर अपने ही देश की जनता से लेते थे। इस कर को देने वाला इस बात को स्वीकार करता था कि उसके देश के प्रमुख शिवाजी ही है। यह कर कुल कृषि के 1/10 भाग पर था। मराठा साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जिसका प्रधान पटेल होता था। कौन होता था? पटेल होता था।